मुस्कुराइए क्योंकि आप हो अनअकैडमी में एंड वेलकम टू द अमेजिंग चैनल ऑफ नीट मार्वल्स। माय नेम इज जॉनथन सर और आप मुझे प्यार से जॉनी सर बुलाते हो एंड आई वेलकम यू अगेन टू द सीरीज ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड पीवाईक्यूज जो आपके नीट 2025 में आ सकते हैं। और आज हम लोग लेके आए हैं आपका सबसे फेवरेट चैप्टर, आप जो सारे चैप्टर्स को इजीएस्ट मानते हो, दैट इज रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो ये रोटेशनल मोशन आपको, मुझे पता है कि आपको बहुत हार्ड लगता है, बहुत कभी-कभी क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बट इसके लिए हम लोग ये मोस्ट एक्सपेक्टेड पीवाईक्यूज लेके आए हैं। मैं बहुत सारे पीवाईक्यूज से उठा के लेके आया हूं और हम लोग अच्छे-अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके नीट में आने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा रखता है। तो बिना किसी वक्त जाया करिए, हाथों में पेन, ध्यान बोर्ड पे और दिल मंजिल पे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना मोस्ट एक्सपेक्टेड। सो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल स्क्रीन पर। पहला सवाल, two objects of mass 10 kg and 20 kg are connected to the two ends of a rigid rod of length 10 meters with negligible mass. The distance of the center of mass of the system from the 10 kg mass is। अच्छा, तो पर डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास मुझे 10 kg मास से यहां पर बोला है। तो यहां पर उन्होंने बेसिकली क्या बोला है कि यहां पर एक 10 kg का एक मास है और ये कनेक्ट हुआ है। ये किससे कनेक्ट हुआ है? ये आपका 10 मीटर का एक रिजिड रॉड है, उससे आपका कनेक्ट हुआ है। ये रिजिड रॉड है और ये कनेक्टेड है आपके 20 केजी के ब्लॉक से। 20 केजी के ब्लॉक से आपका ऐसा कनेक्टेड है। उन्होंने बोला कि डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द 10 केजी मास यहां पर बोला है, मतलब सामने से उन्होंने बोल दिया है कि इसको तुमको ओरिजिन मानना है, ये तुम्हारा ओरिजिन है, ये तुम्हारा ओरिजिन है, तुमने इन्होंने सामने से बोल दिया है। ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया कि ये आपका ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन है। तो सेंटर ऑफ मास समवेयर इधर कुछ तो लाई करेगा, तो इधर होगा आपका कुछ सेंटर ऑफ मास, ये आपका होगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग को पता है सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दैट इज m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये होता है हम लोग को पता है, ये फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे ये वाले क्वेश्चन में। बराबर, बस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यूज को और आपको आंसर मिल जाएगा। सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो हम लोग को आ रहा है m1। अच्छा देखो, अभी जो m1 है इसको मैं m1 बोल देता हूं, इसको m1 बोल देता हूं और इसको मैं m2 बोल देता हूं और m1 हमारा ओरिजिन पे है। ठीक है, तो अभी देखो m1 इंटू r1, तो ये ओरिजिन, ये तो m1 अपने ओरिजिन पे ही अटका है, ओरिजिन पे ही है, तो ये क्या हो जाएगा? मैं ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज 10 इंटू 0 प्लस 20 इंटू, ये कितना दूर है? ये कितना दूर है? 10 दूर है ना, 10 मीटर दूर है ये ओरिजिन से, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 10 प्लस 20 हो जाएगा। तो ये आपने को मिल रहा है 200 डिवाइडेड बाय 30, 200 डिवाइडेड बाय 30 कट, ये आपको मिल रहा है 20 डिवाइडेड बाय 3 आपको आंसर मिल रहा है, विच इज योर थर्ड ऑप्शन। और आपके 4 नंबर यहां पर पक्के हो चुके हैं, 4 नंबर आपके यहां पर पक्के हो चुके हैं। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था। ऐसे ही डायरेक्ट सवाल आपके नीट के एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो अगर अभी तो इन्होंने सेंटर ऑफ मास का पूछा था, बस एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट भी पूछ सकते हैं। तो यहां पर m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। वाई और जेड का भी वही सेम अपना फॉर्मूला हो जाता है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा मैं यहां पर क्या बता रहा हूं। ठीक है, तो अगला सवाल भी देख लेते हैं। अगला सवाल भी सेम टाइप का सवाल है, 2 पार्टिकल्स ऑफ मास 5 kg 10 kg। ये वाला जो सवाल है ये मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं, ये वाला सवाल, ये आप मुझे बताना, कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका आपको आंसर क्या आया होगा। सेम कंसेप्ट है, नथिंग एल्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप मुझे इसका आंसर बताना कि ए बी सी डी या 1 2 3 4 में से आपको कौन सा इसका आंसर मिल चुका है और मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल पर। यह रहा आपके सवाल, 2 particles of A and B initially at rest move towards each other by a mutual force of attraction। ठीक है, मतलब यहां पर 2 पार्टिकल्स है, यहां पर उन्होंने बोला है कि 2 पार्टिकल्स A and B है जो पहले रेस्ट पे थे और फिर वो अभी फिर मूव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में एक म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और उन्होंने बोला कि at the instant when the speed of A is v and the speed of B is 2v, identify the correct statement regarding the speed of center of mass, या VCOM के बारे में उन्होंने कमेंट करने बोला है, of the system of particles। अभी देखो, आपको एक बात यहां पर ध्यान देना है कि समझो यहां पर आपके पास एक पार्टिकल A है, यहां पर एक पार्टिकल A है, यहां पर एक पार्टिकल B है, यहां पर एक पार्टिकल B है। और जाहिर सी बात है, अगर समझो मैं यहां पर इन दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, तो सेंटर ऑफ मास, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इधर कुछ तो लाई करेगा, मान लेते इधर कुछ तो लाई करेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब भी ये लोग रेस्ट पे होंगे, ये क्या होगा? ये अपना रेस्ट पे होगा।
तो ये भी रेस्ट पे होगा, ये भी आपका रेस्ट पे होगा, ये हम लोग को बात समझ में आ रही है। तो जब भी ये रेस्ट पे होगा तो इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तभी क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तभी जीरो आएगा। ये इसमें आपने को ज्यादा कुछ लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो सामने से दिख रहा है कि अगर दोनों पार्टिकल्स रेस्ट में है तो VCOM क्यों अपना क्यों रेस्ट पे नहीं होगा, तो ये भी अपना जीरो होगा। बट यहां पर उन्होंने बोला है कि म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये इस पे कुछ तो फोर्स लगाएगा और ये इस पे कुछ तो फोर्स लगा रहा होगा, तो कुछ तो फोर्स लगने के कारण इनका अभी ए का स्पीड v हो चुका है और इसका स्पीड 2v हो चुका है। अभी हमको कमेंट करना है कि सेंटर ऑफ मास का क्या होगा यहां पर वेलोसिटी। आपको एक बात जानना है, ये ऐसे केसेस में जब भी आपको ऐसे वाले कुछ क्वेश्चन आते हैं या वो वाले क्वेश्चन होते हैं ना कि एक बोट पे यहाँ पर अपना एक चूहा खड़ा है या एक आदमी खड़ा है या अपना एक पापा खड़ा है और ये आदमी इधर ऐसे चल के आ रहा है, ये आदमी इधर ऐसे चल के आ रहा है, तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी बताइए। तो ऐसे सब केसेस में भी आपको एक बात ध्यान देना है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है ये इस केसेस में हमेशा आपका जीरो आएगा। आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आपका चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आपका टेक्निकली देखा जाए तो सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी वो उधर जीरो है, वो इधर से बेसिकली वो रेस्ट पे ही आपका सेंटर ऑफ मास। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ध्यान देना चाहिए, तो इसका आपका जो आंसर है वो आएगा वेलोसिटी सेंटर ऑफ v 1.5 नहीं, ये आपका सही हो जाएगा। दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आपका यहाँ पर जीरो आ रहा है। हम लोग को बात समझ में आ गई है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अभी बढ़ते हैं, अच्छा अभी इन्होंने एक असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। उन्होंने बोला है कि व्हेन अ फायर क्रैकर और अ रॉकेट एक्सप्लोड्स इन मिड एयर इट्स फ्रैगमेंट्स फ्लाई। ठीक है, यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दैट इट्स फ्रैगमेंट्स फ्लाई इन सच अ वे दैट दे कंटिन्यू मूविंग इन द सेम पाथ यहां पर बोला है। अच्छा, which the firecracker would have followed had it not exploded। ठीक है, the explosion of a firecracker or the rocket occurs due to internal forces only and no external force acts for this explosion। ठीक है, तो यहां पर आपको एक बात ध्यान देना है, क्या है वो ध्यान देना है कि समझो यहां पर अगर मैं एक ऐसा एग्जांपल ले लेता हूं कि ये मेरा एक्सिस है, ये मेरा एक्सिस है, ये मेरा एक्सिस है, ये मेरा एक्सिस बना लिया हूं मैं, और यहां पर एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ये मेरा फायर क्रैकर है, ये अपना ओरिजिन पे बैठा है और ये मैंने इसको एक प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने दे दिया है, प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने दे दिया u और थीटा स्पीड में। तो ऑब्वियस ही बात है ये इसका पाथ क्या होगा, इसका पाथ समथिंग लाइक दिस होगा, ऐसा होगा इसका पाथ, ऐसा होगा इसका पाथ। बट समझो क्या हुआ कि ऐसा हवा में उड़ रहा है, ये हवा में उड़ रहा है और इधर जाके ये जो पार्टिकल है ये एक्सप्लोड हो गया और ये आधे हिस्से में टूट गया। तो समझो एक पार्टिकल इधर जा रहा है और दूसरा पार्टिकल ऐसा जा रहा है। आपको एक बात ध्यान देना है, ये जो पार्टिकल है मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास है, ऑब्वियसली ये सेंटर ऑफ मास भी पैराबोलिक पाथ कर रहा होगा और इधर जाके एक्सप्लोड किया होगा। बट आपको एक बात ध्यान देना है, एक्सप्लोड करने के बाद भी अगर समझो सेंटर ऑफ मास ये है, ये मेरा सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास अभी भी ये पैराबोलिक पाथ को कंटिन्यू करेगा, सेंटर ऑफ मास अभी भी ये पूरे पैराबोलिक पाथ को कंटिन्यू करेगा। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ चुकी है? तो इतनी जाहिर सी बात है कि अपना यहां पर जो टूटे हुए फ्रैगमेंट्स है वो ऐसा हो सकता है कि वो मतलब टूट के बिखर जाए। वो क्या होगा, टूट के बिखर जाएगा और वो अभी पैराबोलिक पाथ नहीं करेगा, वो कुछ अलग ही पाथ यहां पर अपना ट्रेस करना शुरू कर देगा। हो सकता है कि एक पार्टिकल ऊपर जा रहा है और एक पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे टूट के जा रहा है, हो सकता है, हम लोग को उससे कुछ करना नहीं है। बट एक बात से हम लोग क्या पक्का बोलेंगे, जो पाथ ये ट्रेजेक्टरी ले रहा था, जो पैराबोलिक पाथ ये ले रहा था, वो पाथ सेंटर ऑफ मास कंटिन्यू करेगा। सो बेसिकली सेंटर ऑफ मास वही प्रोजेक्टाइल मोशन या वही पैराबोलिक पाथ यहां पर कंटिन्यू करेगा। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, एक्सप्लोजन हो या ना हो, आपका सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, आपका पैराबोलिक पाथ आपका यहां पर कंटिन्यू करने वाला है। तो यहां पर ये जो स्टेटमेंट बोला है, क्या है वो स्टेटमेंट कि यहां पर उन्होंने ये बोला है कि व्हेन अ फायरक्रैकर एक्सप्लोड्स इन मिड एयर इट्स फ्रैगमेंट्स फ्लाई इन सच अ वे बोला है। यहां पर फ्रैगमेंट्स नहीं होना चाहिए, यहां पर सेंटर ऑफ मास होना चाहिए था। दैट इज सेंटर ऑफ मास flies in such a way, मतलब फ्रैगमेंट्स को कट करो, that is center of mass fly in such a way that they continue moving in the same path which the firecracker would have followed had it not been exploded। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो यहां पर assertion A जो है ये आपका रॉन्ग है, ये आपका रॉन्ग है, हमको समझ में आ रहा है, ये रॉन्ग है। ठीक है, अभी रीजन देखते हैं। The explosion of the cracker occurs due to internal forces only and no external force acts for this explosion। यार ऑब्वियस सी बात है यार, जब भी आपका क्रैकर होता है, ये आपको जो फूटने वाला होता है, ऑब्वियस सी बात है अंदर इंटरनल फोर्स लग रहा होगा, इंटरनल फोर्सेस की वजह से तो फूट रहा है। कौन सा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है यहाँ पर? कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा है यहाँ पर मोमेंटम भी आपका कंजर्व रहता है। इट्स बेसिकली आपका जो डीपी होता है, dp by dt होता है, ये भी आपका जीरो होता है, नो चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि इंटरनल फोर्स आपका क्या है, इंटरनल फोर्स लग रहा है ना, एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपका जीरो आएगा।
तो मोमेंटम भी आपका यहाँ पर कंजर्व्ड है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ये बात सही है कि रीजनिंग आपका सही आ रहा है, तो आपका ए रॉन्ग है, दैट इज ए इज ट्रू, सॉरी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, दैट इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़े, चलो अच्छा क्वेश्चन था, हम लोग को समझ में आ गया कि एग्जैक्टली कंसेप्ट क्या था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अभी ये वाला क्वेश्चन, the ratio of radius of gyration of solid sphere of mass m and radius r about its own axis to the radius of gyration of the thin hollow sphere, यहां पर बोला है thin hollow sphere, यहां पर बोला है that is thin hollow sphere, और उन्होंने बोला है solid sphere of same mass and radius about its axis। ठीक है, तो यहां पर रेडियस ऑफ गायरेशन का यहां पर बोला है, तो आपका जो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, हम लोग ये थोड़ा रिवाइज मान लेते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, थोड़ा रिवाइज मान लेते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या था अपना, रेडियस ऑफ गायरेशन ये था, इट्स बेसिकली आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, या निकालो, जो भी है आप निकालो, पता होना चाहिए, डायरेक्ट है कुछ भी करो, ये आप निकालो और इसको डायरेक्टली आप m के स्क्वायर के साथ इक्वेट कर दो, और ये जो k वैल्यू आएगा वो आपका रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। ये जो k वैल्यू आता है ये है आपका, एक मिनट यहाँ पर लिख देते हैं, ये होता है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या आपको बात समझा, ये होता है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन, बस बात खत्म। तो इसमें यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, इसमें उन्होंने बोला है कि पहले सॉलिड स्फीयर का बोलो, थिन हॉलो स्फीयर का बोलो, और उन दोनों का रेशियो लो और बताओ क्या आने वाला है। ठीक है, तो यहां पर मुझे पता है कि सॉलिड स्फीयर के लिए दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सॉलिड स्फीयर मुझे आता है 2/5 mr² यहां पर आता है, ये मुझे पता है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर हॉलो स्फीयर वो क्या आता है, वो आता है 2/3 mr² आता है, ये मुझे इतना पता है। ठीक है, अभी इन सबको इक्वेट कर दो रेडियस ऑफ गायरेशन के कंसेप्ट के साथ जो मैंने बोला, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mk1² और ये हो जाएगा आपका mk2², ये हो जाएगा mk2²। बस अभी इन दोनों को डिवाइड मारना है, चलो इसको डिवाइड मार लेते हैं। तो ये डिवीजन हुआ, ये डिवीजन हुआ, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा है mr² कैंसिल, 2 कैंसिल, और यहाँ पर m कैंसिल, तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, 1/5 डिवाइड बाय 1/3 मिल रहा है, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आपको मिल रहा है 3/5 इज इक्वल टू k1 डिवाइडेड बाय k2 का होल स्क्वायर, ये हुआ। ठीक है, तो k1 डिवाइडेड बाय k2 क्या आ रहा है, मैं इधर सॉल्व कर लेता हूं, ये हो जाएगा k1 डिवाइडेड बाय k2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/5 आ रहा है, विच इज बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5, दिस इज योर आंसर। अभी ये इसमें आपको कोई भी ऑप्शन यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि ये नीट 2023 का बोनस क्वेश्चन है, ये आपका बोनस क्वेश्चन है, क्योंकि इन्होंने क्या बोलते हैं ऑप्शंस गलत दिए थे। ये एक्चुअली आपका ये होना चाहिए था ऑप्शन ऐसा कुछ होना चाहिए था, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 ऐसा ऑप्शन होना चाहिए था, और ऑप्शन 4 आपका सही हो जाता। तो ये बोनस क्वेश्चन था, बट अगेन मुझे कंसेप्ट बताना था करके, उसके लिए मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन लेके आया हूं। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, अगेन रेडियस ऑफ गायरेशन के ऊपर क्वेश्चन है, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इससे समझ में आ रहा है कि रेडियस ऑफ गायरेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क, यहां पर बोला, अभी यूनिफॉर्म डिस्क के बारे में बोल रहा है, मतलब सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद होने चाहिए, इससे पता चल रहा है। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, यहां पर बोला है, ओके, एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन टू द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द डिस्क, यहां पर बोला है, ओके, यहां पर डिस्क यहां पर बोला है, अबाउट इट्स डायमीटर यहां पर बोला है। तो एक आपका एक्सिस से पास हो रहा है विच इज परपेंडिकुलर, मतलब आपको एक है कि, ठीक है बना देते इसमें, इधर बना देते हैं कि एक आपको बोला ये आपका रिंग है ना, ये आपका, अच्छा ये डिस्क है आपका, ये आपका डिस्क है, और एक आपका एक और डिस्क यहां पर बना देते हैं, हाँ जी, ये आपका सेम है, ये आपको दोनों डिस्क यहां पर बोला है। उन्होंने बोला है कि एक में आपका एक्सिस जो है वो आपका परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ये आपका ऐसा पास हो रहा है, ये आपका ऐसा कुछ होगा, रुको दिखा देता हूं, है जी, हाँ ये देखो ऐसा, ये आपका एक, ये फर्स्ट वाला एग्जांपल है, और दूसरा उन्होंने बोला कि अलोंग इज डायमीटर ऐसा बोला है। ठीक है, तो ये वाला डिस्क ऐसे घूम रहा है, और ये वाला डिस्क ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग को बोले कि रेडियस ऑफ गायरेशन अभी हम लोगों ने बोला। अच्छा, तो अभी देखो सिंपल सी बात है, इसके लिए मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है, मुझे आता है mr² आता है, mr² डिवाइडेड बाय 2 आता है, मुझे पता है। अभी इसके लिए क्या होगा, इसके लिए भी आपको याद रखना होता है, बट अगर याद नहीं रख सकते, अगर आपको याद नहीं है, हम लोग ने एक चीज सीखा था, क्या सीखा था वो, हम लोग ने सीखा था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सीखा था। क्या सीखा था हम लोग ने, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सीखा था, जिससे कि आप ऐसे वाले क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। आपको क्या मालूम है, आपको मालूम है कि
I is equal to mr square by 2 is the moment of inertia along the axis for a uniform disk and perpendicular to the plane. आपको क्या चाहिए, आपको ये डायमीटर के लिए चाहिए ना, आपको तो ये वाले डायमीटर के लिए चाहिए, ये वाला, अरे एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, रुको इसको लीनियरिटी मान लेते हैं। हाँ जी, आपको ये वाला डायमीटर या ये वाले डायमीटर के लिए चाहिए, ऐसा चाहिए ये वाला डायमीटर के लिए। तो आप बेसिकली अगर समझो आप इसको आई जेड बोलते हो, इसको आप आई जेड बोलते हो, हमेशा इसको आई जेड लेना होता है, ये हमारा रूल होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में। और ये आपका आई एक्स हो गया, ये आपको आई वाई हो गया। तो आपको आई एक्स या आई वाई में से कोई भी आपको मिल चुका आंसर तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि डायमीटर ऐसा लो या ऐसा लो, कुछ भी लो तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, वो बोलता है आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ये होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। आई जेड का वैल्यू आपको पता है, दैट इज एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू, अभी मुझे बात बताइए, आई एक्स और आई वाई के अक्रॉस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो तो सेम ही होगा। अरे भाई, क्योंकि देखो मेरा एक डिस्क है, अभी समझिए, ये तो डिस्क है समझ लो, तो डायमीटर ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है, देखो ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है। मतलब ये एक सर्कल ले रहा हूं, एक सर्कल ले रहा हूं मैं ऐसा, तो डायमीटर में ऐसा भी बना सकता हूं, ऐसा भी बना सकता हूं, ऐसा तो ऐसा भी बना सकता हूं ना, डायमीटर कैसे भी लूं, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो क्रॉस डायमीटर सेम ही आएगा। तो मैं यही बोल रहा था, तो दोनों का वैल्यू तो यहाँ पर सेम आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स में मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो आई एक्स का वैल्यू क्या पर क्या आ रहा है, मुझे मिल रहा है आई एक्स इज इक्वल टू, मुझे मिल रहा है एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पर मुझे आंसर मिल चुका है, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पर मुझे आंसर मिल चुका है। तो अक्रॉस द डायमीटर यहाँ पर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ रहा है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 यहाँ पर मिल चुका है, एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4। क्या आपको बात चमका, बस अभी तो रेशियो निकालना है, रेडियस ऑफ गायरेशन यहाँ पर बोला है, बस अभी इसको इक्वेट कर दो। तो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला एम के वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम के टू स्क्वायर इज इक्वल टू, सबसे पहले उन्होंने क्या बोला अबाउट इसके लिए बोला, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 यहाँ पर बोला है। बस अभी कटिंग पुटिंग करना शुरू कर दो, एम आर स्क्वायर कैंसिल, एम आर स्क्वायर कैंसिल, एम कैंसिल, तो 1 और 2 ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा k1 डिवाइड बाय k2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आपको आ रहा है, बिकॉज ये 4 ऊपर चला गया, 4 डिवाइड बाय 2 आपका 2 हो जाएगा। तो ये आपको आंसर आ रहा है इधर से, दैट इज k1 डिवाइडेड बाय k2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाय 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाय 1 आपको यहाँ पर आ रहा है। तो ये आपको आंसर आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 1 आपको आंसर आ चुका है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 1 आपको यहाँ पर आंसर आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़े, यस लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। ओके चलो, यहां पर बहुत ही बढ़िया सवाल है, फ्रॉम अ सर्कुलर रिंग ऑफ मास m, अच्छा यहां पर अभी इन्होंने रिंग के बारे में बात कर रहे हैं, सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r, an arc corresponding to 90 degrees sector is removed, यहाँ पर बोला है okay, the moment of inertia of the remaining part of the ring about an axis passing through the center of the ring and perpendicular to the plane of the ring is k times mr square, some k times mr square बोला है, the value of k क्या है उन्होंने ढूंढने बोला है। देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर रिंग के लिए बोला, ठीक है, सर्कुलर रिंग के लिए बोला है। क्वेश्चन ऐसा कुछ है कि आपका पहले ऐसा एक रिंग था, आपके पास ऐसा एक रिंग था और आपका एक्सेस ऐसा पास कर रहा था, ठीक है, आपका ऐसे एक्सेस पास कर रहा था। हम लोग ने क्या कर दिया, हम लोग ने एक पोर्शन इसको रिमूव कर दिया, क्या रिमूव कर दिया, हम लोग ने 90 डिग्रीज का सेक्टर रिमूव कर दिया, उन्होंने करके बोला है। इसका मतलब है कि कुछ तो ऐसा एक पोर्शन हम लोग ने रिमूव कर दिया, ऐसा और ये 90 डिग्रीज का। तो ये वाला जो पोर्शन है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा दिखा देते, कलर करके दिखा देते, किधर गया कलर, हाँ ये देखो, इतना जो पोर्शन है, और इसको मैं थोड़ा कलर कर लेता हूं जिससे आपको दिखेगा ये। ओके चलो, इतना जो पोर्शन है दैट इज 90 डिग्रीज का सेक्टर वाला जो पोर्शन है, इतना पोर्शन मैंने निकाल दिया, तो बचा कितना, तो बचा कुछ ऐसा कुछ रहेगा, रुको मैं इसको दिखाता हूं, अच्छे से ड्रॉ करके दिखा देंगे जिससे कि हम लोग को कंफ्यूजन ना हो। इट्स बेसिकली ऐसा कुछ दिख रहा होगा ये, हाँ जी, और ये ऐसा हो गया और ऐसा, हाँ जी, ऐसा कट गया होगा इसका पोर्शन जो है, और अभी आपको इसके अलोंग ऐसे ये वाले एक्सिस के अलोंग आपको इसका क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अच्छा, अभी इसको कैसे करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा हम लोग को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है।
अगर आप टेक्निकली देखा जाओगे तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल समझने के लिए फैन का एग्जांपल समझ सकते हो। फैन का एग्जांपल, फैन क्या होता है? फैन क्या होता है? फैन इज बेसिकली आपका ये बीच चक्का होता है बीच में का, और ये आपका ऐसे 3 ब्लेड होते हैं या 4 ब्लेड होते हैं, जितने भी ब्लेड होते हैं। अभी तो ऐसा दिख रहा है कि ये रिंग नहीं बन रहा है, बट जब ये एकदम घूमता है फुल स्पीड में, ऐसा घूमता है ये, तो आपको क्या दिखता होता है? आपको ऐसा दिख रहा होता है कि ये तो पूरा ऐसे एक रिंग बना रहा होता है, ये तो पूरा ऐसे डिस्क जैसे स्ट्रक्चर बना रहा होता है, ये रिंग जैसे स्ट्रक्चर बना रहा होता है, ऐसे पूरा बना रहा होता है ना। ये अपना कंसेप्ट इधर लगेगा। जब ये चीज भी घूमेगा, तो आपका एग्जैक्टली हो क्या रहा है? तो आपको तो ये रिमूव्ड पोर्शन दिखेगा ही नहीं, आपको ऐसा लगेगा ये तो पूरा ऐसा कंप्लीटेड पोर्शन है जो ऐसे डिस्क की तरह घूम रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो टेक्निकली देखा जाए तो आपने बस एक मास रिमूव किया है। आपने क्या कर दिया है? एक पोर्शन ऑफ मास रिमूव कर दिया है, बट जो जब घूम रहा होता है तो ऐसा लगेगा, ऐसा प्रतीत होगा कि पूरा एक डिस्क घूम रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो टेक्निकली देखा जाए तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, इसका टेक्निकली देखा जाएगा अभी भी जो डिस्क का जो होता है, हाँ जी, तो इसमें भी आपका mr² ही होगा। mr² दैट इज m डैश, हाँ m डैश r स्क्वायर होगा, m डैश r स्क्वायर। अब मैंने m डैश क्यों मैंने बोला? m डैश मैंने इसलिए बोला क्योंकि अभी इसका मास m तो नहीं होगा, इसमें मास m था, मैं बात बोल सकता हूं, बट इसमें तो मास m नहीं होगा ना, क्योंकि मैंने कितना कुछ तो मैंने मास रिमूव कर दिया है। और वो कितना रिमूव कर दिया है? सिंपल सी बात है, ये मेरा, अगर ये मेरा किधर गया, ये मेरा डिस्क है, और इसको मैं तोड़ सकता हूं ना, इसको मैं तोड़ सकता हूं। कितने में तोड़ सकता हूं? 90 डिग्रीज में। इट्स बेसिकली ये मेरा 90 डिग्रीज है, तो ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, मतलब 4 इक्वल पार्ट्स में मैं तोड़ सकता हूं। तो मैंने एक 90 वाला पोर्शन निकाल दिया है, तो बचा कितना? बचा अपना बस 3/4 पोर्शन बचा है। तो 3/4 मास आपका बचा है, तो मास आपका हो जाएगा 3/4। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स ऑफ मास इंटू आर स्क्वायर। तो आपको k का वैल्यू मिल चुका है, क्योंकि उन्होंने बोला कि k इंटू mr स्क्वायर बोला है, तो यहां पर मिल चुका है k इज इक्वल टू 3/4। आपको आंसर मिल चुका है, k इज इक्वल टू 3/4 आपको मिल चुका है, एंड ये आपका सही आंसर है। क्या आपको बात चमका? ठीक है, आगे बढ़े। यस, चलो। The angular acceleration of a body moving along the circumference of a circle is, अच्छा यहाँ पर angular acceleration that is अल्फा के बारे में यहाँ पर बोला गया है, अल्फा के बारे में। Now, जब भी आप एंगुलर सुनते हो, आपको एक बात जानना है कि एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी, ये सब आपके एक्सियल वेक्टर्स होते हैं। एक्सियल वेक्टर्स, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। मतलब ये इनका जो डायरेक्शन होता है हमेशा अलोंग द एक्सिस होता है, मतलब अगर आपका एक डिस्क ऐसा घूम रहा है और ये आपका एक्सिस है, और समझो डिस्क ऐसा कुछ तो घूम रहा है, तो इसका जो एंगुलर एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन है और एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा अलोंग द एक्सिस ही होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपका एक्सियल वेक्टर्स होता है, तो इसका होगा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आपका आंसर सही हो जाएगा। नहीं, 2023 का सवाल है, ठीक है। तो ये तो एकदम फ्री के प्लस 4 है, ये तो सबको मिलने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Two particles A and B are moving in uniform circular motion। ठीक है भाई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उन्होंने बोल दिया, मतलब उनका क्या स्पीड सेम होगा, है ना। इधर के भाई concentric circles of radius RA RB with speed VA VB respectively. The time period of rotation is the same and the ratio of angular speed of A to that of B will be। अच्छा देखो, इट्स बेसिकली यहाँ पर एक काम करते हैं, एक डिस्क लेके आ गए हम लोग, और यहाँ पर उन्होंने बोला है कि two particles A and B are moving in uniform circular motion in concentric circles of radius A and B। अच्छा, तो यहाँ पर एक पार्टिकल ये है, ये A है, ठीक है। काम करते हैं, इसका ऐसा नहीं करेंगे, पहले सेंटर से एक लाइन खींचते हैं, ये सेंटर से मैंने एक लाइन खींचा, ओके चलो, एक सेंटर से मैंने एक लाइन खींचा, और अब मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल A है, ये एक पार्टिकल B है, ये मेरा A है और ये मेरा B है। तो बेसिकली ये मेरा RA हो जाएगा और ये मेरा RB हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। ऑब्वियसली बात है, क्यों घूम रहा है? क्योंकि ये अपना क्या है, ये VA स्पीड से घूम रहा है और ये VB स्पीड से घूम रहा है। तो हर एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, ऐसे कर रहा होगा। तो हर एक पार्टिकल अपना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है यहाँ पर। इतना हम लोग बात समझ में आ रही है। और उन्होंने RA RB VA BB, ठीक है। द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज द सेम। अच्छा, यहाँ पर टाइम पीरियड यहाँ पर उन्होंने सही बोला है, टाइम पीरियड दोनों का सेम बोला है, मतलब टाइम पीरियड ऑफ A इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ B बोला है। टाइम पीरियड आपका क्या होता है? 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा होता है, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा ऑफ A इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा ऑफ B यहाँ पर बोला है। तो हमको क्या आ रहा है? ओमेगा A इज इक्वल टू ओमेगा B अपने आ रहा है यहाँ पर, ओमेगा A इज इक्वल टू ओमेगा B यहाँ पर आ रहा है। बस यही तो सवाल था,
उन्होंने बोला रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ ए टू दैट ऑफ बी, भाई दोनों इक्वल आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहा है, दैट इज ओमेगा ए डिवाइडेड बाय ओमेगा बी इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो 1:1 इज योर आंसर, 1:1 इज योर आंसर। ठीक है, क्या आपको बात चमका, क्या आपको बात चमका? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A particle starting from rest, अच्छा it's a good question, it's a good question, चलो इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। Particle starting from rest, ठीक है, एक पार्टिकल रेस्ट से शुरू कर रहा है, moves in a circle of radius r, ठीक है, it attains a velocity of v naught, यहाँ पर मतलब फाइनल वेलोसिटी की बात हो रही है, फाइनल वेलोसिटी की बात हो रही है, in the nth राउंड यहाँ पर बोला है। ये थोड़े बहुत लोगों को ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, थोड़ा सा, बट समझेंगे इसको क्यों कंफ्यूजिंग लगता है लोगों को। ठीक है, इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी कितना, अच्छा मतलब टेक्निकली देखा जाए तो क्या हो रहा है, देखो एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, ठीक है, पहले आपको एक बनाना पड़ेगा, ठीक है, एक डिस्क बना लिया, एक डिस्क बना लिया, और यहां पर एक पार्टिकल है, या आप समझो ये एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल शुरू करता है रेस्ट से, मतलब इसका जो इनिशियल है, इनिशियल वेलोसिटी वो आपका 0 है, तो ऑब्वियसली बात है कि एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा, बट ये घूमना शुरू कर चुका है, ये घूमना शुरू कर चुका है, ठीक है, घूमना शुरू कर चुका है, और रेडियस r हम लोग को पता है, ये रेडियस r हम लोग को पता है, ठीक है भाई। इट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ v नॉट इन द nth राउंड, मतलब वो एक राउंड कंप्लीट किया, 2 राउंड कंप्लीट किया, 3 राउंड कंप्लीट किया, 4th राउंड कंप्लीट किया, ऐसे nth राउंड में वो v नॉट तक पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि उसने अपना फाइनल वेलोसिटी दे दिया है, दैट इज v फाइनल, उसने बोल दिया है कि मेरा v फाइनल है, मेरा v नॉट मीटर पर सेकंड उसने बोल दिया है। तो मुझे क्या मालूम है, मुझे एक रिलेशन मालूम है, दैट इज v इज इक्वल टू ओमेगा आर करके मुझे रिलेशन मालूम है, तो मैं बोल सकता हूं दैट v फाइनल, अरे एक सेकेंड, दैट इज v फाइनल, एक किधर गया, ओके, दैट इज v फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल इनटू r मैं बोल सकता हूं। तो मुझे ओमेगा फाइनल का वैल्यू क्या आएगा, ओमेगा फाइनल का वैल्यू आ रहा है दैट इज v फाइनल डिवाइडेड बाय r, व्हिच इज बेसिकली v नॉट डिवाइडेड बाय r आया है मुझे, v नॉट डिवाइडेड बाय r यहां पर मुझे आ चुका है, तो यहां पर मुझे ओमेगा फाइनल का वैल्यू मिल चुका है। उन्होंने मुझे क्या बोला है, इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी क्या होगा, उन्होंने बोला है। अच्छा, तो यहां पर अभी मैं यूज करने वाला हूं ये वाला इक्वेशन, दैट इज ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, ये अपना थर्ड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन है, जब भी हम लोग क्या रोटेशनल मोशन में हम लोग ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as के बदले में मैंने बस इसको क्या एंगुलर टर्म्स में मैंने बदल दिया, तो ओमेगा इनिशियल तो 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे था, उन्होंने बोला है, तो यहां पर आ रहा है ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, यहां पर उन्होंने बोला है, उन्होंने बोला एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ढूंढना है, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू, उन्होंने बोला ओमेगा फाइनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 थीटा इन्होंने करने बोला है, ठीक है। तो तो अभी यहां पर ओमेगा फाइनल का स्क्वायर क्या आ रहा है, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर आ रहा है v नॉट, दैट इज ओमेगा फाइनल आ रहा है v नॉट डिवाइडेड बाय r, तो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो। अभी थीटा के बदले में क्या डालेंगे लोग, अभी थीटा के बदले में ये डाल देते हैं nth राउंड, नहीं भाई नहीं, ये थीटा अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये अपना nth राउंड है, मतलब कितना रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर चुका है भाई, क्या आपको बात समझ में आ रहा है, ये आपका नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, दिस इज नॉट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज आपका नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस है ये, क्या आपको बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग को क्या मालूम है, हम लोग को पता है कि एक रिवोल्यूशन मतलब कितना आता है, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, वो 2 पाई रेडियंस होता है, वो होता है 2 पाई रेडियंस। तो अगर n रेवोल्यूशंस की बात कर रहा हूं मैं, n रेवोल्यूशंस की बात कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 2 पाई n रेडियंस हो जाएगा, 2 पाई n रेडियंस हो जाएगा, क्या आपको बात समझ में आ रहा है। तो 2 पाई n को इधर सब्स्टिट्यूट करना है, तो जब इधर आएगा तो ओमेगा फाइनल के बदले में मैं v नॉट बाय r डाल रहा हूं, तो ये हो जाएगा v नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर इंटू 2 इंटू थीटा, थीटा के बदले में आ जाएगा 2 पाई n, दैट इज 2 पाई n आ जाएगा, तो ये हो जाएगा v नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई n r स्क्वायर, v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई n r स्क्वायर, v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड 4 पाई n r स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। क्या आपको बात चमका, क्या आपको बात चमका, अच्छा सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल था, हो सकता है लोग थोड़े कंफ्यूज हो रहेंगे, बट अगर स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करोगे तो आपको इतना कंफ्यूजिंग नहीं लगना चाहिए, ठीक है, क्या आपको बात चमका। आगे बढ़ते। A constant torque of 100 न्यूटन मीटर turns a wheel of moment of inertia, अच्छा यहां पर उन्होंने क्या क्या नोटिस करने बोला, देखो यहां पर टॉर्क, यहां पर बोला टॉर्क 100 न्यूटन मीटर का बोला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उन्होंने पहले से कैलकुलेट करके दे दिया, दैट इज 300 kg मीटर स्क्वायर, आल्सो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अच्छा यहां पर उन्होंने बोला कि रेस्ट से शुरू कर रहा है, इट्स एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड्स क्या हो जाएगा, उन्होंने ढूंढने बोला है। तो यहां पर सिंपल सी बात है, उन्होंने बोला कि टॉर्क इज इक्वल टू, उन्होंने बोला कि 100 न्यूटन मीटर यहां पर उन्होंने बोला है, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है दैट इज आई जो है
वो हम लोग को पता है 300 kg मीटर स्क्वायर है, 300 kg मीटर स्क्वायर है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट उन्होंने बोला है, अच्छा रेस्ट बोला है मतलब ओमेगा इनिशियल जो है वो आपका 0 आ रहा है। उन्होंने बोला कि एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड्स क्या है ढूंढने के लिए, दैट इज t इज इक्वल टू 3 सेकंड्स यहां पर बोला है, बस इतना ही बोला उन्होंने। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो सिंपल सी बात है, मैं क्या बोलता हूं कि t इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, आर क्रॉस एफ होता है, या t इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है, t इज इक्वल टू आई अल्फा यूज कर लेते हैं। t मुझे पता है 100 है, t मुझे 100 पता है, i मुझे पता है 300 है, और अल्फा मुझे ढूंढना है, तो अल्फा हो जाएगा यहां पर 1/3 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर मुझे आ गया, बस इतना ही तो था। अब मैं कौन सा इक्वेशन यूज कर सकता हूं, मैं यूज कर सकता हूं ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस एटी, तो ये हो जाएगा अल्फा टी, क्या आपको बात समझा, ठीक है। तो ओमेगा इनिशियल तो 0 आ रहा है, ओमेगा इनिशियल तो 0 आ चुका है, तो ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी, तो ओमेगा फाइनल आपको आ गया, अल्फा का वैल्यू 1/3 हो जाएगा, टी का वैल्यू 1 नहीं सॉरी टी का वैल्यू 3 उन्होंने बोला है, टी का वैल्यू 3 उन्होंने बोला है, कट ये आपको आ जाएगा 1 रेडियंस पर सेकेंड इज योर आंसर, 1 रेडियंस पर सेकेंड इज योर आंसर। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े चलो आगे बढ़ते हैं। अभी उन्होंने बोला है एक स्ट्रिंग इज wrapped, ओके वेरी गुड, अ स्ट्रिंग इज wrapped अराउंड द रिम ऑफ अ व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगेन यहां पर गिवन है, एंड ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है ऐसा यूनिट्स। The wheel is free to rotate about its axis, मतलब ये ऐसे जुम करके रोटेट करेगा, यहां से एक फोर्स लग रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, है ना। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रिंग आफ्टर 5 सेकंड्स, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ये स्ट्रिंग का 5 सेकंड के बाद कितना होगा यहां पर उन्होंने बोला है, 5 सेकंड के बाद कितना होगा यहां पर उन्होंने ढूंढने बोला है। तो टेक्निकली देखो बहुत सिंपल है, यहां पर बहुत सिंपल है, यहां पर इसको फोर्स लग रहा होगा, ये इसका रेडियस है, ये उसका रेडियस है, ये परपेंडिकुलर है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, दैट इज आर एफ साइन थीटा, यहां पर भी परपेंडिकुलर लग रहा है करके साइन थीटा का वैल्यू 1 हो चुका है, तो टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ विच इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ये वाला रिलेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। रेडियस मुझे पता है 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, इनटू फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन इज इक्वल टू आई मुझे लग रहा है 0.2 इनटू अल्फा मुझे ढूंढना है, बस यही तो करना था। तो ये देखो अभी देखो सिंपल बात है, बहुत सिंपल, ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, तो ये मुझे मिल रहा है 4 डिवाइडेड बाय 0.2 इज इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू मुझे मिल रहा है एक काम करते हैं इंटू 10 कर देते हैं, इंटू 10 डिवाइड बाय 10, तो ये हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 2 विच इज 20, है ना, दैट इज 20 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर यहां पर मुझे मिल चुका है, अल्फा का वैल्यू यहां पर मिल चुका है। अभी उन्होंने बोला कि एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड्स, बस काम खत्म, दैट इज ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, यही तो चाहिए था। तो ओमेगा फाइनल मुझे ढूंढना है, ओमेगा इनिशियल मेरा क्या है, उन्होंने बोला रेस्ट पे बोला है ना, उन्होंने सब रेस्ट पे ही बोला है ना, द व्हील इज एंड इज इनिशियली एट रेस्ट, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा अल्फा का वैल्यू मुझे पता है, दैट इज 20 इनटू टाइम उन्होंने बोला है 5 विच इज ये हो जाएगा 100 रेडियंस पर सेकंड, 100 रेडियंस पर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, 100 रेडियंस पर सेकंड। अरे यहाँ पर ऑप्शन डी वो 100 छुप चुका है, तो ऑप्शन डी आपका 100 रेडियंस पर सेकंड है, विच इज योर आंसर, ठीक है, क्या आपको बात चमका, ठीक है। अभी ऑप्शन नहीं तो भी चलेगा, अपने को तो कंसेप्ट से जाना था और कुछ नहीं, ठीक है। अभी ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है, आपके आ सकते हैं, और लाइक थोड़ा इसमें कैसे बस कंसेप्ट है, बस इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है, और अगर आपको ये आ गया बस कैलकुलेशन है थोड़ा बहुत, और बाकी सब शॉर्ट है भाई, बाकी सब शॉर्ट है, एक बार देख लो, एक बार सवाल देख लो, देखो अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ, अच्छा टोटल लेंथ उन्होंने बोला है कि 200 सेंटीमीटर का है, एंड मास यहां पर बोला है 500 ग्राम है रॉड का, इस बैलेंस्ड ऑन अ वेज, यहां पर ये वेज बोला है, प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर मार्क यहां पर बोला है, अ मास ऑफ 2 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रॉड एट 20 सेंटीमीटर एंड अनदर अननोन मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रॉड एट 160 सेंटीमीटर as shown, find the value of m such that the rod is in equilibrium यहां पर बोला है। अच्छा अभी देखो ध्यान देखो, इक्विलिब्रियम मैंने आपको पहले जब सिखा रहा था मैंने बोला था, इक्विलिब्रियम मतलब आपका जो नेट फोर्स है, दैट इज आपका नेट फोर्स जो है और नेट टॉर्क जो है, दोनों आपका जीरो होना चाहिए, जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तभी आप बोलते हो ये क्या है, बॉडी आपके इक्विलिब्रियम या स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। तो टेक्निकली देखा जाए तो अभी यहां पर बस नेट फोर्स जीरो कर लिया, नेट टॉर्क आपने जीरो कर लिया, तो आपका क्या होगा, तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो
नेट टॉर्क अगर आप जब जीरो कर लोगे तब आपको आंसर मिल जाएगा। और अभी ये टॉर्क अब किसी भी पॉइंट के अबाउट कर सकते हो आप। ये जो टॉर्क है ना, ये जो टॉर्क है, यू कैन मेक इट जीरो अबाउट एनी पॉइंट, अबाउट एनी पॉइंट, अबाउट एनी पॉइंट आप कर सकते हो। आपको सेंटर ऑफ मास से करना जरूरी नहीं है, कोई भी पॉइंट से करो आपको आंसर सेम ही आना चाहिए, सेम ही आएगा, सेम ही आना चाहिए। नहीं आ रहा तो आपने कुछ कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ किया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहां पर थोड़ा बहुत अपने को बस कैलकुलेशन करना है। ये जीरो है, ये अपना 20 सेंटीमीटर दूर है, हम लोग को समझ में आ गया, ठीक है। ये 20 दूर है, 20 सेंटीमीटर दूर है, और ये पूरा 40 सेंटीमीटर दूर है, ये पूरा आपका 40 सेंटीमीटर दूर है, हम लोग को समझ में आ गया। और ये पूरा रॉड का सेंटर ऑफ मास की तरह होगा, ऑब्वियस सी बात है सेंटर में होगा। तो ये पूरा रॉड है, 200 सेंटीमीटर का रॉड यहां पर बोला है, तो इधर से लेके इधर तक, मतलब जब इधर इधर होगा इसका सेंटर ऑफ मास, दैट इज ये सेंटर ऑफ मास 100 सेंटीमीटर दूर होगा, 100 सेंटीमीटर दूर होगा इसका जो सेंटर ऑफ मास है। और ये आपका 20 हो गया, ये 40 हो गया, ये 100 हो गया, और ये आपका 160 सेंटीमीटर दूर है। हम लोग को बात समझ में आ चुकी है, बस इतना हम लोग को जानना था, इतना हम लोग को जानना था। तो ये आपका 100 है, ठीक है, ये हम लोग को सब समझ में आ चुका है, ओके। तो ये अगर 100 है तो ये भी तो 100 हो जाएगा, ये भी तो 100 हो जाएगा, है ना, बात तो सही है। और ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर, इधर से लेके इधर तक का, इधर से लेके इधर तक का आपका हो जाएगा 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, बात खत्म। अभी हम लोग को बस सॉल्व करना है, अभी हम लोग को बस सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। तो देखो करते क्या है, देखो। सो बेसिकली अभी मुझे नॉट टेक टॉर्क अबाउट अभी कुछ भी कर सकता हूं मैं, अबाउट सेंटर ऑफ मास भी कर सकता हूं या अबाउट दिस वेज भी कर सकता हूं। तो हम लोग एक काम करते हैं, अबाउट दिस वेज कर लेते हैं, अबाउट दिस वेज कर लेते हैं, इसको हम लोग जीरो कर लेंगे, इसको हम लोग जीरो कर लेंगे। और मैं क्या बोलता हूं कि क्लॉकवाइज को, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव टॉर्क मान लेते हैं, क्लॉकवाइज को नेगेटिव टॉर्क मान लेते हैं। तो यहां पर मैं बोल देता हूं दैट इज एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लेते हैं, और क्लॉकवाइज को मैं नेगेटिव मान लेता हूं, नेगेटिव मान लेता हूं, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग को ढूंढना है, अभी देखो सबसे पहले ऑब्वियसली बात है कि फोर्सेस ढूंढना पड़ेगा। यहां पर अपना नीचे लग रहा होगा 2G लग रहा होगा, नीचे 2G लग रहा होगा, यहां पर एक नॉर्मल लग रहा होगा, एक नॉर्मल लग रहा होगा, ऑब्वियसली बात है। और अगेन यहां पर नीचे लग रहा होगा mg लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। और ये सेंटर ऑफ मास से नीचे लग रहा होगा, ये मास कितना है, ये मास अपना 500 ग्राम है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करो, मतलब आधा किलो। तो इधर लग रहा होगा g/2, हाफ इंटू जी, दैट इज g/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा g/2, अपना फोर्स नीचे लग रहा होगा g/2। बस अभी तो बस टॉर्क को जीरो करना है। अभी देखो सबसे पहली बात, बहुत देखो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है, इस पर्पल से लिख लेते हैं। सबसे पहले ये वाले फोर्स को देखो 2G, ये 2G है, और अबाउट ये वाला पॉइंट निकालना है, अबाउट ये वाला पॉइंट निकालना है। ये ऐसा घुमाएगा, ऐसा घुमाएगा, विच इज व्हाट, विच इज बेसिकली अपना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज पॉजिटिव टॉर्क मिलेगा। तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा, ठीक है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 2G इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये 2G है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना मुझे जानना है, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो सिंपल सी बात है, ये पूरा 40 है, ये पूरा 20 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा 40 है, ये अपना 20 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। बात समझ में आ रही है? तो ये 2G ऐसा लग रहा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो 20 इंटू 20 दैट इज 2G, मैंने 2G को मैंने 20 कर लिया, तो 20 इंटू 20 हो जाएगा 400। तो ये हो जाएगा 400, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हम लोग को मिल चुका है। अभी देखो नॉर्मल जो है वो तो क्या है, हम लोग जिस जहां से टॉर्क निकालना चाहते हैं, जो हिंज पॉइंट है, जो फिक्स पॉइंट है, उधर उधर लग रहा है नॉर्मल, तो इसके वजह से तो टॉर्क कुछ आएगा ही नहीं। अरे भाई तुम जब ये डोर खोलते हो तो इधर कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता इधर, आप कुछ भी करो कुछ नहीं होने वाला इधर टॉर्क, क्योंकि ऑब्वियसली बात है रेडियस जीरो है आपका। तो वही मैं बोल रहा हूं, तो नॉर्मल का तो कुछ टॉर्क होएगा ही नहीं, तो इसको भूल जाओ, इसको भूल गया, ठीक है, इसको भूल गए। फिर अभी ये वाला चीज जो सेंटर ऑफ मास में जो आपको वेट लग रहा है, वो आपको ऐसा घुमाना चाहता है, देखो क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, क्लॉकवाइज, देखो ऐसा क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, मतलब नेगेटिव टॉर्क आएगा, तो माइनस साइन लगा दो। अभी कितना टॉर्क आएगा, फोर्स नीचे लग रहा है g/2 मतलब कितना आ जाएगा 5। और ये कितना डिस्टेंस दूर है वो हम लोग को ढूंढना पड़ेगा, कितना डिस्टेंस दूर है वो हम लोग को ढूंढना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, ये पूरा 100 है, ये पूरा 100 है, ये पूरा 40 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 20, ये हो जाएगा मेरा 20, बराबर, बात तो सही है। देखो ये मेरा पूरा 100 है, ये मेरा पूरा 40 है इधर तक, तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरा 20 हो जाएगा। नहीं 20 नहीं होगा, मैंने कुछ गलती कर लिया, ठीक है, ओ सॉरी, देखो 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 देखो, ये मैंने गलती कर ली, ये मैंने गलती कर ली। देखो ये पूरा 100 है, ये पूरा 40 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 60, ये हो जाएगा मेरा 60। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये पूरा 100 था, ये 40 इसमें से निकाल दो, तो इधर 60 बचा, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 5, दैट इज 60 इंटू, ये 60 इंटू 5 हो जाएगा, दैट इज 300, दैट इज 300 अपने को यहाँ पर मिल चुका है, समझा? फिर एक आखिरी बचा है, ये mg ऐसा घुमा रहा है, देखो ऐसा घुमाना चाहता है, अगेन ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, मतलब नेगेटिव टॉर्क मिलेगा, नेगेटिव लगा दो, नेगेटिव लगा दो। फोर्स कितना है, m इंटू जी हो रहा है, दैट इज 10 इंटू एम लिख दू, 10 इंटू एम लिख देता हूं। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है वो हम लोग को निकालना है। तो देखो
ये अपना 60 है, ये अपना 60 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। आप इतना मानते हो 120 हो जाएगा, हाँ तो हाँ 120 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 120 इज इक्वल टू 0। बस यहां से मास निकालना है, यहां से मास निकालना है, बस बात खत्म करो, खत्म करो। तो यहां पर देखो ये 0 0 कैंसिल, 0 0 0 कैंसिल, 0 और 0 0 कैंसिल, तो बचा कितना 4 - 3 इज इक्वल टू 4 - 3 - 12m इज इक्वल टू 0 हम लोग को यहां पर मिल रहा है। तो यहां पर अपने को क्या मिल रहा है, 4 - 3 1 हो रहा है, 4 - 3 1 1 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -12m इज इक्वल टू -1, m इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 12 यहां पर मिल चुका है kg, एंड दिस इज योर आंसर। आंसर मिल गया, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 12, ऑप्शन डी ये आपका हो चुका है खत्म। देखो बस इसमें बस अपना वो क्या इधर उधर वो निकालना था कि डिस्टेंस कितना बस वही निकालना था, बात खत्म। टॉर्क को बैलेंस करना है और आपका काम खत्म हो गया। देखो आपको टेक्निकली जो एफ नेट 0 करने की जरूरत ही नहीं थी, करने की जरूरत ही नहीं थी, बस इतना था और आपका हो चुका है ये सॉल्यूशन खत्म, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको ऐसे ही बेहतरीन टीचर से पढ़ना है, चैंपियन बनना है, नीट अंडर ग्रेजुएट सब्सक्रिप्शन आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। कोड यूज करिए, जॉनी यूज करना, ठीक है, JONNY यूज करना, आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। साथ ही साथ ऑल फास्ट ट्रैक बैच आपका शुरू हो चुका है 2999 से, फर्स्ट प्लस क्लास टुडे है, जल्दी से एनरोल कर लेना। और निम्बस अर्ली अचीवर्स बैच 2027 को टारगेट कर रहे हो तो 9999 में, और आपको टीम टाइटंस पढ़ाएगा अनअकैडमी नीट के जो टीम है 5499 में आपको जल्दी मिल जाएगा। आई होप सो आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा, बहुत पसंद आ गया होगा। रोटेशनल मोशन वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर्स होता है, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत मजा आता है सॉल्व करने में। रोटेशनल मोशन आपको समझ में आ गया होगा, तो ऐसे ही बेहतरीन लेक्चर्स और बेहतरीन PYQ सीरीज के साथ अगर आपको चाहिए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड दिस इज जॉनथन मैथ्यू साइनिंग ऑफ फ्रॉम नीट मार्वल्स। बहुत जल्दी मिलेंगे, सायोनारा।